आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी समस्त गुरु मंडली को नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ रही हैं, जो हमें द पावर ऑफ नाउ का स्वाध्याय करवा रही हैं। तो हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे 10 मिनट का। सभी ध्यान की स्थिति में आ जाएं, कंफर्टेबली बैठते हुए। अपने तीनों बंद लगा लीजिए, पैरों को क्रॉस करते हुए, फिंगर्स इनटू फिंगर्स, आंखें कोमलता से बंद। पूरी जागरूकता भीतर की ओर, ध्यान सांसों पर। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना करें। अपनी नेचुरल नॉर्मल इजी सांसों के साथ एक होते जाएं। हर भीतर आती हुई यह सांस आपको और भी शांत कर रही है। हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस परेशानी बाहर ले जा रही है और भी रिलैक्स करती जा रही है। सहजता के साथ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। कुछ देर के लिए सभी कुछ भुलाते हुए अपना नाम, अपना काम, अपना व्यक्तित्व, अपने एक्टिव माइंड को भी भुला दें और अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़ते जाएं। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए गहरी शून्यता में बह जाएं। सिर्फ मैं, एक चेतना, सिर्फ अपने होने का एहसास और मेरी सांसें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही बुद्धि।
सिर्फ एक चेतना, उस परम चेतना का अंश अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए बने रहे अपनी सांसों के साथ। दृष्टा बन जाए एक एक सांस की। बने रहे अपनी सांसों के साथ। आखिरी 3 मिनट इसी प्रकार अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करते हैं। आखिरी 2 मिनट अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। ब्रह्मांड की सभी ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, उन सभी दिव्य चेतनाओं के प्रति
जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता-पिता का धन्यवाद करें। धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें, अपने आसन को और अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करते हुए धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करें, हथेलियां रब करें और अपनी सुंदर सी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम पूनम जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड। आप हमारे बीच आती हैं और हमें ज्ञान देती हैं जो। थैंक यू पूनम जी। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच संतोष जी कि आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम सब आपस में मिलकर जो है इस विजडम को ले रहे हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। सो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो बुक है, जो मैं कहती हूँ कि विजडम की भरी हुई बुक है। सभी किताबें विजडम की भरी होती हैं, बट द पावर ऑफ नाउ, मैं इसको साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले अगर छोटा सा रिकैप कर लें, क्योंकि इसके अंदर राइटर ने क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम उसको एक कड़ी की तरह लेकर चले ताकि हम उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल उसको इस्तेमाल कर सकें। तो हम लोगों ने ये चीज तो समझ ली थी कि हमारे को अपने थॉट्स के ऊपर अवेयरनेस में रहना है। तो हमने देखा था हमें अवेयरनेस में रह के हमें उस थिंकर को ऑब्जर्व करना है, जिसका हमने छोटा सा प्रोसेस भी समझ लिया था। फिर हमने ये जाना कि एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है। तो इट मीन्स राइजिंग अबव थॉट्स। इट डज नॉट मीन कि हम कभी थिंकिंग करेंगे ही नहीं, लेकिन जो एक एनलाइटेंड पर्सन होता है, सिचुएशन में जब उसको जरूरत पड़ेगी वो उस समय थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा। तो जब वो एक प्रॉपर समय में थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, उसकी थिंकिंग बहुत ही फोकस्ड होगी और वो बहुत इफेक्टिव होगी। बस वो उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम या जो उसको सोचना है वो कर लेगा और वो जीवन में आगे बढ़ेगा। फिर हम लोगों ने ये चीज भी एक समझी थी कि हमारे को नो माइंड की स्थिति में रहना है। नो माइंड डज नॉट मीन कि माइंड को निकाल देना है या कुछ कर देना है। माइंड क्या करता है, वो विचारों में उलझाई रखता है। तो नो माइंड क्या है, जब हमारी चेतना में कोई विचार ना हो, यानी कि कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट्स। मेक इट वेरी सिंपल, कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट्स, तो यानी कि हम नो माइंड की स्थिति में है। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ के देखा कि सिर्फ विचार ही नहीं होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं। इमोशंस क्या है, बॉडी का रिएक्शन जो वो माइंड के ऊपर देती है। तो वो क्या बन गए, वो बन गए हमारे इमोशंस। तो हमने ये देखा कि इमोशंस कहाँ पे पनपता है या जन्म लेता है, जहां पे माइंड एंड बॉडी मिलती है।
और अभी हम थोड़ा और आगे समझेंगे, लेकिन अगर मैं बड़ा सिंपल वे में कहूँ, जहाँ पे माइंड और बॉडी मिलती है, तभी कोई इमोशन होता है जो कोई कहता है मेरे दिल में बात लग गई, किसी को एकदम स्टमक अपसेट हो जाता है, किसी के शोल्डर्स में पेन शुरू हो जाती है, किसी के एल्बो में पेन शुरू हो जाती है, किसी को माइग्रेन हो जाता है। तो इस चीज को समझिए कि जहाँ पे हमारा जो है ये बॉडी और माइंड मीट करेगा, वहां पे हमारा इमोशन जनरेट होता है। तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके इसको और क्लियर करती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है इमोशंस को लेके। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा उन इमोशंस की बात कर रही हूँ जो हमारे अंदर थोड़े नेगेटिव या डिप्लीटिंग टाइप के इमोशंस को जनरेट करते हैं, जैसे कि डर लीजिए। डर एक ऐसा भाव होता है हमारे अंदर फ्रेंड्स, जो मतलब अभी आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वो हमारे शरीर पे किस तरीके से असर करता है। पहली चीज, हमें डर आता कब है? हमें डर तब आता है जब हम अपने जीवन में किसी भी चैलेंज को लेके या कोई भी हर्डल को लेके या कोई काम करने लगे हैं, उसको करने में ही हम अटक रहे हैं, हम उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। मौका आ रहा है कि कर लो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमें उसको किसी ना किसी तरीके की ना, जैसे थ्रेटनिंग मिलती है। थ्रेटनिंग चाहे हमें फिजिकल लेवल पे मिलती है, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो है, अगर मैं स्ट्रेस देना चाह रही हूँ उस समय, तो मैं साइकोलॉजिकल थ्रेटनिंग की बात कर रही हूँ। वो पता है क्या करने लग जाती है? वो हमारी उस बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। और अगर मैं स्पिरिचुअल वे में बोलूं तो हमारी कॉन्शियसनेस को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। वो जो डर होता है, अभी मैंने उस काम को किया नहीं, मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स में मैं एथलीट हूँ, अभी मेरा कंपटीशन है, मैंने उसमें नाम लिखवा दिया है, अभी वो डेट आई भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे अंदर ये भाव होगा, अगर मैं मानसिक रूप से इस डर को, इस थ्रेटनिंग को, इसको एक मौके को धमकी की तरह लूंगी, तो मेरे अंदर वो डर रहेगा। उसका नतीजा क्या होगा? मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगी, या अगर मैं करूंगी तो मैं उसमें एक्सेल अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगी। इसको प्लीज समझिए। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। जब हम भी बच्चे थे भाई, अब एग्जाम्स होते थे, तो कईयों को रात को नींद नहीं आती है, कईयों के पेट में दर्द होने लग जाती है, कई लोग तो ऐसे प्रेयर करते हैं, यार कुछ भी हो जाए, कल स्कूल ही बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्या होता है? हमें पता है एग्जाम तो मुझे देना ही देना, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जिस बच्चे के अंदर ये जो एग्जाम है उसका रिजल्ट क्या होगा, ये थ्रेटनिंग की तरह आ जाता है, वो ना सिर्फ साइकोलॉजिकल, उसको फिजिकल, कईयों को लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं, कईयों को भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, वो ऐसी चीजें उसके अंदर जो है वो आने लगती है। और हमें ये भी मालूम है कि ये चीजें ना सिर्फ साइकोलॉजिकल वे में, ना सिर्फ फिजिकल वे में हमें नुकसान करती हैं, पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री खराब कर देती है। हमारा शरीर है क्या? केमिकल फैक्ट्री तो है, अब वो हमने सारी खराब कर दी। जब वो हम ये सारी चीजें खराब करती हैं, तो आप ये देख लीजिए वो इमोशन हमारे पे इतना हावी हो जाएगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जो मेरी विल पावर थी, या जो मेरी लर्निंग थी, सब भूल जाऊंगी। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जो मेरी प्रैक्टिस थी, मुझे ऐसे लगेगा वो तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो देखिए, ये जो इमोशंस हैं, ये हमारा कितना नुकसान करते हैं। इमोशन भी कहाँ से आया? हमारी थिंकिंग से। हमारी थिंकिंग क्या करेगी? वो ये चीज लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है, जजमेंट कर रही है, इंटरप्रिटेशन कर रही है। अभी मैंने वो काम किया नहीं, लेकिन उसका डर मेरे अंदर एक धमकी की तरह है। और मैंने क्या करना शुरू कर दिया? मैंने उसको ऐसे ऐसे करके मैंने उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, जिसका कि नतीजा क्या आएगा कि या तो मैं उस काम को करूंगी ही नहीं, और अगर मैं करूंगी तो इस माइंडसेट के साथ करूंगी कि मैं उसको अचीव नहीं कर सकती, तो फिर मैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहां से देखिए हमारे इमोशंस भी कितने इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने आपको थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाया, सेम वे में आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने इमोशंस को देखना। आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपको पता चलेगा, अरे किसी को मेरे तो हिप्स में पेन होता है, मेरी तो बैक में हो रहा है, मेरे स्टमक में हो रहा है, मेरी रिब्स में हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे इमोशंस जो है वो स्टोर करके रखे हुए हैं।
इसी लर्निंग को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस बात को भी समझते हैं, जैसे कि इसमें एक प्रश्न है, वो प्रश्न मैं पढ़ती हूँ कि गौतम बुद्धा says that pain or suffering arises through desire or craving, and that to be free of pain we need to cut the bonds of desire. अब गौतम बुद्धा जी ने ये बात बोली कि हमारे जीवन में जो सफरिंग आती है, पेन आती है, तकलीफ आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि हम अपने अंदर डिजायर्स रखते हैं, क्रेविंग्स होती हैं। तो अगर आपको पेन से फ्री होना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो डिजायर के बॉन्ड्स हैं, हमें इनको कट करना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जिसको समझ के हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो देखिए, क्रेविंग्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये जो क्रेविंग्स होती हैं, ये जो डिजायर्स होते हैं, कभी-कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो है क्रेविंग, वो डिजायर है, लेकिन हम उसको यूँ बोलेंगे, अरे नहीं, ये तो मेरा गोल है, ये तो मुझे लाइफ में करना ही करना है। बिल्कुल, हमारी लाइफ में गोल होने चाहिए, हमें उनको अचीव करना चाहिए, लेकिन उसको करने का भाव हमारा कैसा है? अगर मेरा उस चीज को पाने में, लाइक मैं उस एक्सटर्नल चीज को पाने में मैं इस लाइक तरीके से चली जाती हूँ कि अगर वो नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यानी कि मुझे मेरे जीवन में आनंद नहीं चाहिए, मुझे तो वही चीज चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये मेरी एक्सेसिव क्रेविंग हो जाती है। एक्सेसिव क्रेविंग है उस चीज के लिए। अब यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा एक बच्चा है, उसको पढ़ना है या उसको कोई चीज अचीव करनी है, यानी कि वो उस चीज के लिए वो अपना डिजायर ना रखे, वो उसकी अचीवमेंट्स हैं। तो थोड़ा शब्दों में हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो उसकी अचीवमेंट है, मुझे इस चीज को अचीव करना है। उसको मालूम है उसको अचीव करने से मुझे आगे कैसा मिलेगा, लेकिन उस चीज को अचीव करने में अगर उसकी थिंकिंग नेगेटिव है, उसके इमोशंस नेगेटिव है, तो फिर आप खुद देखिए ना, उसने क्या किया, वो उसको वो पेन बना देगा, उसको वो सफरिंग बना देगा। कभी कभी हम लोग खुद जाने अनजाने, हम पेरेंट्स, हम अपने बच्चों की जो भी उसका लाइफ का अचीवमेंट होता है ना, हम उसमें कुछ इस तरीके की टीका टिप्पणी कर देते हैं कि वो बच्चे का फियर बन जाता है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम तो बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं। डीप डाउन जाके देखिए, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपकी क्रेविंग बन गई होती है। अब ये समझने की जरूरत है चीजें हमें आती क्यों है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, एज लॉन्ग एज आई एम माई माइंड। हमने डे वन पे कहा था ना, आई एम नॉट माई माइंड। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, भाई मैं कौन हूं? मैं तो मेरा विचार हूं, मैं तो मेरा माइंड हूं। तो जब तक हम इस भाव में रहेंगे कि मैं कौन हूं, मैं मेरा माइंड हूं, तो फिर मैं वो क्रेविंग्स हूं, मैं वो जजमेंट हूं, है ना? फिर तो मैं वो डिजायर्स हूं, मैं वो एवर्जन्स हूं, मैं वो नीड्स हूं, मैं वो वांट्स हूं। फिर तो मैं वही बन गई ना। मैं जो हूँ, मैं जो जिसे बोलते हैं एक परमात्मा का अंश हूँ, आई एम बीइंग, मैं वो एकदम अलग हो गई। और अब मैं किस में चली गई? मैं वो क्रेविंग हूँ, मैं वो डिजायर हूँ। अगर वो डिजायर पूरा नहीं हुआ, जो मैं चाह रही हूँ अगर वो नहीं हुआ, तो एंड ऑफ माई सेल्फ, मेरा ही अंत है। इस चीज को समझना है। आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट क्रेविंग्स, डिजायर्स, मैं सिर्फ वो नहीं हूँ। तो जब हम इस चीज से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं, तब कहीं जाके हम अगर कहें तो हम अपने आप को पेन और सफरिंग से दूर कर पाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने एक बात और कही थी। वो कहते हैं, यदि आप अपने अंदर ये कहते हो कि ओके मुझे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को नहीं रखना, ओ लेकिन मेरे को तो एनलाइटनमेंट को अचीव करना है, तो फिर ये भी तो एक डिजायर है, ये भी तो एक स्पिरिचुअल डिजायर हो गया। अब इस चीज की थोड़ी गहराई पे जाइए। हमें क्या लगेगा, ओके मैं मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं कर रही, मैं तो स्पिरिचुअल, मैं तो एनलाइटनमेंट की बात कर रही हूँ ना, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन कर तो हम डिजायर ही रही है ना अपना डिवाइन। अरे फिर क्या करें? बस जो इस बुक का टाइटल है, द पावर ऑफ नाउ, जस्ट बिकम प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट में हमको रहना है। आप देखिए, कितना सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन इसको करने में हमें कितनी दिक्कत आती है। हम प्रेजेंट मोमेंट में ही तो नहीं रह पाते हैं, या तो पास्ट को रिकॉल करते रहेंगे या फिर फ्यूचर की चिंता करते रहेंगे। डर क्यों आया उस एथलीट में, उस बच्चे में? डर क्यों आया? अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो, अगर मेरे से ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो
तो क्या वो बच्चा प्रेजेंट में रह पा रहा है? नहीं रह पा रहा, है ना? कल वो एक दिखा रहे थे, एक लेडी वो बेबी डिलीवर कर रही है, उसका सी सेक्शन हो रहा है, तो वो क्या कर रही है, आजकल फुल एनेस्थीसिया तो नहीं देते हैं, वो बड़े मजे से मोबाइल पे गेम खेल रही है। मैंने कहा यार ये बड़ा सही है। और कई लोग तो ऐसे डर रहे होते हैं, वो डर के अपना ही वो बड़े प्यार से अपने मोबाइल के ऊपर गेम खेल रही है, एंड डॉक्टर्स दे वर डूइंग देयर जॉब, है ना? मैंने ऐसे मन में सोचा कि मतलब इसने तो बहुत सही तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं तो बंदा तो ऐसे थोड़ा घबराया हुआ भी होता है, थोड़ा डर भी लग रहा होता है ना? तो चलो ये तो एक ऐसी मैंने मतलब मुझे एक बात याद आई तो मैंने बोल दी। तो हमें क्या करना है, ये जो डिजायर है मेरा एनलाइटनमेंट होना चाहिए, उसको भी छोड़ना, एंड द ओनली सॉल्यूशन इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट। जस्ट बीइंग प्रेजेंट। पढ़ रहे हो उसमें इन्वॉल्व करो, पेपर दे रहे हो उसमें देखो, ये जो डर मेरा साथ में होगा वो मेरे को सही को भी गलत करवा देगा, तो जस्ट बी देयर, हमें वहां पे रहना चाहिए। अब देखो अगर हम ये बात करें कि ये पेन जो है, ऐसा होगा कि हम पेन से मुक्त हो जाएंगे, तो देखिए पेन इज तो इनएविटेबल, है ना? कब तक? जब तक हम अपने आप को माइंड के साथ जोड़ के रखेंगे। जब हम अपने आप को अपने माइंड से अलग रख पाते हैं तो देयर विल बी नो पेन। शायद मैंने पहले भी एक दो बारी शायद आपके यहाँ भी शेयर किया होगा, रमन महर्षि जी को कैंसर था, तो वो रात को बहुत तकलीफ में रहते थे। तो एक बार ये जो उनके बिल्कुल मतलब जो उनके शिष्य कह लीजिए जो एकदम उनके साथ रहते थे, उनसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई कि सारी रात भगवान रमन जी बहुत तकलीफ में रहे। तो उन्होंने सुबह उनको बोला कि हमने आपको देखा, आप सारी रात कितनी तकलीफ में थे, आप कभी इस तरफ पासा पलटते थे, कभी उधर, मतलब आप कितने दर्द में थे। तो पता है रमन महर्षि जी ने उनको क्या बोला? कहते हैं हाँ मैंने भी देखा, मेरा शरीर ऐसे साइड पलट रहा था। तो आप देखिए उनकी शक्ति देखिए कि वो माइंड से उन्होंने मतलब क्या रियलाइज करवाया कि मैं दर्द में नहीं था, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ। उन्होंने महसूस नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने भी देखा। तो देखिए उन्होंने कैटलिस्ट के भाव से बताया कि हाँ वो जो शरीर था वो पेट पास से पलट रहा था, मैं तो बड़े सुकून में था। तो देखिए कितनी एक बड़ी लर्निंग है हमारे लिए, है ना? तो जब तक हम अपने आप को अपने माइंड से जोड़ के रखेंगे हमारे जीवन से पेन कभी भी नहीं जाएगा। तो स्पिरिचुअल भाषा में क्या कहेंगे, जब तक आप अनकॉन्शियस हैं, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट कॉन्शियस, हमें ये जागरूकता नहीं है कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, मैं अपना माइंड नहीं हूँ, मुझे माइंड से जुड़ के नहीं रहना, तो वो दर्द तकलीफ तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। और हम यहाँ पे खासकर किस पेन की हम बात कर रहे हैं? हम इमोशनल पेन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इमोशनल पेन ही फिजिकल पेन जो हमारी होती है, और फिर वो इवेंचुअली जो हमारी फिजिकल डिजीज होती है उसका सबसे बड़ा रूट कॉज है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट तो इवन आई कैन वाउच ऑन दिस स्टेटमेंट कि मेजॉरिटी जो हमारी तकलीफ निकलती है वो उसका कारण क्या होता है? इमोशनल पेन होती है, हमको पता नहीं चलता है। एज ए मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मैं बोलती हूँ कि हमें अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर पता है इतना ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है उससे ज्यादा ध्यान शायद हम अपने कपड़ों पे देते हैं, हम अपने घर की सजावट पे, रख रखाव पे देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए हमारी मेंटल वेलबींग पे। अगर वो स्ट्रांग रहती है तो क्या होगा? हमारे को इमोशनल पेन नहीं होगा, हम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है। और जब हमारे अंदर इमोशनल पेन नहीं होगा तो ना तो फिजिकल लेवल पे सफरिंग आएंगी, ना फिजिकल लेवल के ऊपर हमारे को बीमारियां आती हैं। ओके, तो यहाँ पे राइटर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। राइटर कहता है जो पेन होती है ना उसके भी लेवल्स हैं। अब देखो ये कितनी मजेदार बात है यार, पेन के भी लेवल्स होते हैं। यस, वो कहता है पेन के भी लेवल्स होते हैं। कौन से? एक पेन दर्द वो जो अभी आपने क्रिएट किया, और एक पेन वो जो पास्ट का था, जो आपके अंदर था, आपके माइंड और बॉडी में। ऐसा होता है ना दोस्तों, छोटी छोटी चीजें आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करो अपने साथ। जैसे मान लो कभी कोई बात हुई, आपका कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया बच्चों के साथ, चलो तो हम बच्चे को उस बात पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, हम बोल रहे हैं वो अपना बोल रहा है, तो आप देखना वो बात वहां पे खत्म नहीं होगी, हम उसमें से पिछली बातें निकाल के बोलेंगे।
और बच्चा अपनी तरफ से जो उसके अंदर भरी होंगी बातें टुवर्ड्स अस वो निकाल के बोलेगा। तो इसका क्या मतलब है? अभी जो बात हुई उस बात से चलो, जो मुझे बुरा लगा एज ए मदर, जो उसको बुरा लगा एज माय सन, वो तो हुआ हुआ। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको इतना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने से पिछली बातें निकाली, उसने भी निकाली। हमने क्या किया, हम दोनों ने आधा घंटा अगर बात करी तो उसके बाद क्या हुआ, अगर मेरे अंदर पुराना इतना था वो इतना हो गया, सेम उसके साथ हुआ, है ना? तो हमने क्या किया, हमने उस इमोशनल पेन को अपने अंदर रखा। तो दोस्तों, आज के सेशन की सबसे ब्यूटीफुल लर्निंग आप अपने अंदर लीजिए। और वो लर्निंग क्या आपको रखनी है? प्रेजेंट मोमेंट में पेन को क्रिएट मत होने दीजिए, और जो पास्ट की पेन्स हैं उनको डिसॉल्व कर दीजिए। तो आपकी बॉडी में से इमोशनल पेन रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जो आपकी फिजिकल पेन और डिजीज है, वो मैं ये तो नहीं कहूंगी वो 100% कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी इंटेंसिटी से, कितनी गहराई से उस इमोशनल पेन को अपने अंदर से निकाल सकते हो। तो धीरे धीरे अब देखिए कितनी बुक्स हैं, मतलब हमें तो शायद कोई पढ़े तो उसको मिरेकल्स लगेंगे, लोग अपने कैंसर तक से बाहर आए हैं। और सबने रियलाइज किया कि हाँ, हमारे अंदर ये इमोशंस थे, ये इमोशंस पेन थी जो हमने अपने अंदर रखी थी, और वो धीरे धीरे जो है वो बाहर निकल जाती है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द वे आउट ऑफ पेन, कैसे करें। तो उसको करने का सबसे इम्पोर्टेंट साधन जो राइटर हमें बता रहे हैं, वो जैसे बता रहे हैं कि जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, जो आपकी चेतना है ना, दिस इज द वे आउट ऑफ पेन। तो आपको क्या करना है? दो बातें। तो पहली बात हमने क्या सीखी, हमें प्रेजेंट मोमेंट में अपने अंदर और पेन को क्रिएट नहीं करना है। जाने अनजाने जो हम प्रेजेंट में अपने अंदर और पेन इकट्ठी कर देते हैं, और पता क्या होता है, पेन इकट्ठी करने के बाद फिर हम कहते हैं अरे नहीं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं, चलो मैंने तो फॉरगिव कर दिया। लेकिन कभी कभी वो भी हम पैटर्न बना लेते हैं, मतलब हम उसको एकदम खत्म नहीं कर पाते हैं, ये भी हमारा पैटर्न बन जाता है। दर्द को ले लिया, महसूस किया, फिर जागरूकता ली, अरे नहीं नहीं, मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, हाँ हाँ मैंने उसको फॉरगिव कर दिया, तो ये भी तो एक पैटर्न बन गया कि ले रहे हैं। अब वही ऐसा क्या करें, क्रिएट नो मोर पेन इन द प्रेजेंट। क्योंकि जीवन में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में पेन ना हो, जिसके जीवन में दुख ना हो। तो क्या करना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पेन को अवॉइड करने की जगह इस पेन के साथ जीवन को कैसे पॉजिटिव वे में जीना है, हमें ये सीखना चाहिए। क्योंकि पेन तो जीवन में रहेगा, ये शरीर अगर हमने लिया है, माइंड लेवल से देखेंगे तो वो पेन है, वो दुख है, वो दर्द है, वो तकलीफ है। और साइंस भी ये बोलती है, साइकोलॉजी में भी ये देखा गया है कि लोग जो इतने दुख दर्द तकलीफ में होते हैं ना, उसमें से अगर मैं बोलूँ ना 70 to 80% अननेसेसरी होती है, जरूरत ही नहीं होती। ओवर थिंकिंग की वजह से है, आप के ओवर एनालाइज करने की वजह से है, लेबलिंग की वजह से है, जजमेंटल बन गए हम। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे हम इसी में कितनी लाइफ अपनी निकाल देते हैं, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो बस हमारे को उसी में बड़ा आता है, राइट? देखो वो क्या कहते हैं, अब ये समझते हैं, ये बड़ी ब्यूटीफुल लर्निंग है। पेन आती कहाँ से है? अब मैं ये इमोशनल पेन की बात कर रही हूँ, जो इमोशन से आती है, जो थिंकिंग से आती है और आपकी बॉडी पे असर करती है। फिजिकल पेन तो मुझे पता है, मैं टमाटर काट रही थी, मेरे को चाकू लग गया तो वो खून आया, पेन हुई, हमें पता है, ठीक है ना? आई एम हियर टॉकिंग अबाउट इमोशनल पेन। और जो लोगों का इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है, वो फिजिकल पेन को भी ले लेते हैं। अगर आपको मालूम हो, गांधी जी ने अपना जब अपेंडिक्स की सर्जरी करवाई थी, उन्होंने एनेस्थीसिया नहीं लिया था। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे कैसे होगा, वो बोलेंगे फिर उन्होंने अपना ध्यान बिल्कुल माइंड से, देखो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को हटा के किया था। और अगर मैं आपको बताऊं, जब परमहंस योगानंद जी जब इंडिया में आए थे और वो गांधी जी के आश्रम में मिलने गए थे, तो गुरु जी ने वहां पे गांधी जी को क्रिया योग की वो दीक्षा दी थी, उन्होंने उनसे ली थी, सीखा था। ओके, सो देखो पेन क्या होती है। पेन
वो होती है जब आपके अंदर उस बात को लेकर, उस सिचुएशन को लेके, उस चैलेंज को लेके एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो वो पेन होती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे ये मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, ये मेरा बच्चा कैसा जीवन जी रहा है, चाहे वो मेरा बेटा है बेटी है, ये इसने क्या कर दिया, मेरे दोस्तों ने, अरे मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ क्या किया। और आजकल तो जैसे लोग बोलते हैं, तो मैं तो कहूंगी आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी कर्म घट रहे हैं। कभी कभी अपने ही माँ बाप, अरे उन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया। कहानी सिर्फ ये नहीं है बच्चों ने क्या किया, कभी कभी माँ बाप भी उतना ही करते हैं, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस है। नॉन एक्सेप्टेंस क्यों आती है, आप इसको समझिए। हम क्या समझ रहे हैं कि इमोशनल पेन क्यों आती है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जब हमारे अंदर नॉन एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस कब होती है, जब हमारे अंदर अनकॉन्शियस वे में रेजिस्टेंस होती है, यानी कि हम उस बात को एज इट इज नहीं मान रहे। कोई बात है, हमारे बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो चीज नॉर्मल है। आप कहेंगे हाय 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 राम, ऐसे कौन करता है, है मेरे को तो ऐसा लगेगा मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हम तो ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में चले जाते हैं। तो वो क्या है, हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस को समझते हैं दो पहलुओं से। एक समझेंगे थॉट लेवल से और दूसरा समझेंगे इमोशनल लेवल से। क्यों? क्योंकि पिछले के सेशंस में मैंने क्या समझाया है, हमें अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, और दूसरा मैंने क्या बताया, हमारे को अपने इमोशंस को देखना है, क्योंकि जो इमोशन पेन होता है वही बॉडी पेन और बॉडी डिजीज को जनरेट करता है। राइट? तो ये जो हमारे अंदर नॉन एक्सेप्टेंस आती है, नॉन एक्सेप्टेंस क्यों आती है, रेजिस्टेंस की वजह से। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट शब्द क्या हिंदी में सही रहेगा? संतोष जी क्या शब्द रहेगा आपके ख्याल से? प्रतिरोध। प्रतिरोध। ओके, तो हमारे अंदर प्रतिरोध है, मतलब हम उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब ये गहराई की, हाँ थैंक यू नीति जी, ये गहराई की समझने वाली बात है कि ये जो प्रतिरोध हमारे अंदर आता है ना, ये भी दो लेवल पे आएगा, ये भी दो लेवल पे आएगा, थॉट लेवल पे, इमोशन लेवल पे। अब आई होप वी ऑल आर ऑन सेम पेज ना, हम स्टेप वाइज ही चल रहे हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज हमारे अंदर घुस जाए। थॉट लेवल के ऊपर ये प्रतिरोध कैसा होगा, जजमेंट, हम जजमेंट कर रहे हैं। तो थॉट लेवल पे अगर मैं जजमेंट हूं किसी को भी लेके, तो वो मेरे अंदर प्रतिरोध है। इमोशनल लेवल पे क्या होगा, मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नकारात्मक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी आप ले लीजिए कि मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ, नहीं मैं कोई एग्जाम देने का सोच रही हूँ, मुझे भी एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम देना है, लेकिन मेरे अंदर वो फियर है, मेरे अंदर वो फियर है। तो वो जो फियर है मुझे एग्जाम नहीं देने दे रहा। तो वो फियर क्या है, वो मेरी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, मेरा अंदर वो डर है, वो मुझे एग्जाम नहीं देने दे रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये देखूं कि इस एग्जाम को लेकर इमोशनल लेवल पे मैं क्या सोचती हूँ और थॉट लेवल पे मैं क्या सोच रही हूँ। थॉट लेवल पे मैं अपने आप को जजमेंट कर रही हूँ, अरे तूने इतनी तैयारी कर ली, तूने इतना टाइम लगा लिया, अगर अगर ये करने के बाद भी आपसे नहीं हुआ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो साथ साथ क्या आना शुरू हो गया, इमोशनल लेवल पे नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई। अगर मेरे से ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप ये देखिए कितनी छोटी सी ये बात है, लेकिन ये क्या करेगी कि मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी। आई वोंट बी एबल टू डू दैट वर्क, वो कुछ भी लगा लीजिए आप। तो यहां से देखना है कि पेन क्यों आया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ। किसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, अरे जो मैंने पढ़ाई करी, जो मैंने मेहनत करी, मुझे पता है मैं जितना कर सकती हूँ मैंने वो अच्छे से कर लिया है, तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही ना, अपने आप को।
मेरे को वो पेपर देना, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही, तो वो मेरे को क्या करेगा, वो मेरे को थॉट लेवल के ऊपर मैं जजमेंटल बन गई, भाई मैं कैसी हूँ, मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ। इमोशनल लेवल पे वो मेरे को नेगेटिविटी देगा, व्हाट इफ अगर नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, जो भी है, फ्रेंड्स क्या बोले, हम ऐसे बड़ी बातें हम सोचने लग जाते हैं। तो अब आप देखिए कि पेन कहाँ से आ रहा है, और जितनी ज्यादा आपकी डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होगी प्रेजेंट मोमेंट को लेकर, उतनी इंटेंसिटी से आपको पेन होगा। तब क्या होगा, जैसे जैसे वो दिन सामने आता रहेगा, बच्चा, हम घबराना शुरू हो जाएंगे, हमसे होगा नहीं, पेट अपसेट हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो जब हम काउंसलिंग भी करते हैं तो ठीक है, वहां हमारी अलग थेरेपीज होती हैं, यहीं पे लाकर उस चीज को हमारे को उनको रियलाइज करवाना पड़ता है, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तो कोई और हमारा नुकसान नहीं करता है फ्रेंड्स, हम खुद ही करते हैं। तो कितना इजी है, क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। हाँ मैं कर रही हूँ, मेरे को जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ मैंने करी है, मैं कर रही हूँ, हाँ मेरा ये पेपर, हाँ मैं दे रही हूँ। मतलब आप ये देखो कि ये इमोशनल पेन, हम सोचते हैं अरे यार हम अपने बच्चे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो वो कहता है हम उसको दे रहे हैं, हाय राम कितना स्ट्रेस और एंजाइटी में क्यों है, क्योंकि ये वाला जो काम है, ये करने के लिए उस बच्चे को हमें प्रॉपर समझाना पड़ेगा। और ये हमारे साथ भी होता है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एथलीट का ले लो, कोई एग्जाम का ले लो, क्योंकि मुझे लगा हम इजीली उसको, इसी तरीके से अपने ऊपर और कोई भी आप चीज लेके चलो, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है तो वो क्यों आ रही है, जस्ट वॉच योर थॉट्स एंड योर इमोशंस, यू विल बी गेटिंग द आंसर, है ना। तो वो हम उस चीज से बाहर निकलेंगे, यानी कि घूम फिर के द मोर वी आइडेंटिफाइड अवर सेल्फ विद अवर माइंड, द मोर वी सफर, 100% इट इज देयर। जितना हम अपने आप को अपने माइंड के साथ जोड़ के रखते हैं ना हर समय फ्रेंड्स, थिंकिंग के साथ, इमोशंस के साथ, जजमेंटल रहते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं, तो उतनी ज्यादा सफरिंग हमारी होती है, हमें उस सफरिंग से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। अब प्रश्न बड़ा लाजमी सा आना चाहिए, यार ऐसा है क्या, हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग क्यों हुई हुई है, व्हाई डू वी रेजिस्ट सो मच, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, इतना डिनाई क्यों करते हैं, हम इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस के अंदर क्यों रहते हैं। तो ये एक प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो पता है क्या है, ये हमारे माइंड की हैबिट बनी हुई है। माइंड की ऐसी हैबिट क्यों बनी हुई है, अगर हम कभी सोचे ना, माइंड को समझना बड़ा मजा आता है। माइंड की ऐसी हैबिट क्यों बनी हुई है, बिकॉज इट कैन नॉट फंक्शन, इट कैन नॉट लाइक रिमेन इन कंट्रोल विदाउट टाइम। कभी सोच के देखना, ये जो माइंड है ना, ये टाइम के बिना नहीं रह सकता। किस टाइम के बिना, पास्ट या फ्यूचर, यही तो सारी गेम है। स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं बोलूं तो माया जाल है। सृष्टि की जब रचना हुई, जो परमात्मा का जो मैनिफेस्टेड फॉर्म था, जिसने आगे क्रिएशन किया, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने वहां पे एक माया जाल डाला, कॉस्मिक लेवल का डिल्यूजन डाला। और हम लोगों में इंडिविजुअल लेवल का डिल्यूजन है, जिसको हम इग्नोरेंस, अज्ञानता बोलते हैं, है ना। तो वो जो माया जाल है वो क्या करता है, वो हमारे को हमारा माइंड बना देता है। तो क्या होने लग जाता है कि हम टाइम के बिना नहीं रह सकते। तो वो पता है क्या बोलते हैं कि अगर आप टाइमलेस हो जाते हैं, यानी कि ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना फ्यूचर के बारे में, आप नाउ पे प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दे रहे हो, तो वो डर जाता है माइंड, वो डर जाता है। और टाइम और माइंड इनसेपरेबल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेजोरिटी पेशेंट क्या बोलते हैं, अरे पूनम जी ऐसे विचार आ रहे, ये विचार आ रहे, ये आ रहे, तो वो विचार किसके लिए होते हैं, पास्ट के या प्रेजेंट के, बस। सॉरी, पास्ट के और फ्यूचर के, आई एम सॉरी, प्रेजेंट के नहीं होते। तो हमें उनको क्या करना होता है, प्रेजेंट के ऊपर लेकर आना होता है। वो या तो जो हो चुका होता है उसी को याद करते रहते हैं। और पता है, अगर मैं आपसे शेयर करूं, पेशेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें,
विद डेट, ईयर, टाइम, मतलब उन्होंने वो पास्ट की बातें ऐसे अपने अंदर रखी होती हैं। वो आपको ऐसे, मेरे ख्याल से संतोष जी भी एग्री कर रहे हैं, क्योंकि एज ए होम्योपैथी डॉक्टर आप लोग भी बहुत प्रश्न पूछते हैं, है ना? और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे। वो सन उतने में, वो उस महीने में, वो वाली दिवाली पे, वो वाली होली पे, ऐसे उनको। और जब मैं उनसे कुछ उनकी पॉजिटिव पूछती हूँ, हाँ हुआ था, नहीं वो ईयर नहीं याद, क्योंकि वो हमें टाइम नहीं याद वो कब हुआ था। तो आप देखिए, है ना? तो वो पास्ट वाले ज्यादा जो है वो हमारे रहते हैं। एक बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वो कहते हैं, मान लीजिए कि इस मदर अर्थ पे ना सिर्फ पेड़ पौधे हैं, सिर्फ पेड़ पौधे हैं। अब सोचिए, क्या उनको ये जानने की जरूरत है कि अभी क्या टाइम हुआ है? नहीं ना। तो वो कितने मस्त रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में, नेचर किस में रहती है? नेचर प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। जो परिंदे होती हैं, ये कोई हर समय थोड़ा सोचते रहते हैं, अरे क्या टाइम हुआ, क्या नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या नहीं करना है। वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, है ना? तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा माइंड है, जब हमें वो टाइमलाइन से जोड़े रखता है, तो वो क्या करता है? वो हमारे में डिसफंक्शन डालता है। डिसफंक्शन मीन्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू फंक्शन इन प्रॉपर वे, एंड इट विल बी द रूट कॉज ऑफ गिविंग सो मच ऑफ पेन एंड सॉरो इन अस। वो चीजें हमारे को वहां से आती हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई हम किस तरीके से पेन को अपने अंदर रखते हैं। और पता है, ये जो हम अपने अंदर एक्यूमुलेशन रखते हैं टाइम का, जो ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड है, अरे मुझे पता है, आज आज मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, इन्होंने 20 साल मेरे साथ साथ क्या किया, मुझे एक एक बार याद है। हम क्या करते हैं? एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन, है ना? और मैं वैसे एक बात, तो मैं कभी कभी ये बोलती हूँ, इफ यू आर हैविंग शॉर्ट टर्म मेमोरी ना, यू आर ब्लेस्ड। मैं थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं, बस वो ठीक है। वो 1 घंटा पहले कोई बात, कोई कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, 2 घंटे बाद याद भी नहीं रहता है। अगर उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे ना, तो बड़ी गड़बड़ रहती है ना? तो वो देखो, जो हम एक्यूमुलेट करके रखते हैं, तो वो हम अपना कितना नुकसान करते हैं। So if you want to reduce, you know, that's good, Nidhi ji. So if you want to reduce this pain, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे को प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना पड़ेगा। हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। हमको ये बात को रियलाइज करना पड़ेगा, कल क्या था और कल क्या होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज क्या है, अभी क्या हो रहा है। अभी इस लेक्चर को अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं और हम ध्यान से इसको समझ रहे हैं, हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हम यहाँ बैठे हुए अभी सुनते हुए अपने दिमाग में कुछ और बातों को लेके चलेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो हमारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है कि पता है, वो हमें ये सुनने भी नहीं देगी। वो हमें सुनने भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हम वो पसंद करेंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। कभी कभी लर्निंग आ जाती है ना, तो हमें लगता है ओ मैं तो अपने आगे बड़ा ट्रांसपेरेंट बन गया, तो हम उस चीज को जो है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट होती है ना, लाइक वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। वो इतनी सुखदायी नहीं है, दैट इज वेरी ऑफुल। आई मीन आई एम नॉट लाइक able to accept and digest my present moment। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी प्रेजेंट मोमेंट होती है, इट इज एज इट इज। आपको जो प्रेजेंट मोमेंट जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, मेरा माइंड यहाँ पे क्या लेबलिंग दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया। और ये जो मेरा लेबलिंग प्रोसेस है, ये मेरे अंदर क्या जजमेंट डाल रहा है, और उस जजमेंट से मेरे अंदर क्या पेन और अनहैप्पीनेस आ रही है। इसको मैं थोड़ा एक सिंपल करके बताना चाहती हूँ। हम लोग ना अक्सर ये बात बोलते हैं कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई काम है which has become very urgent for you, and that's very important. That time you learn to manage, that time you cannot focus। emergency में आप उस चीजों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, है ना? तो ये वही बात है। आपको अगर कोई ऐसी प्रेजेंट मोमेंट आ गई है, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अभी उसको नहीं रोक पा रही, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरा माइंड कैसे, मेरा माइंड जो सोच रहा है वो मैं नहीं हूँ।
ओके, जो मेरा माइंड सोच रहा है मैं बोलूं वही मैं हूँ, हम तो कभी अपना पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। हमको रिलैक्स होना चाहिए, चाहे आप 2 दिन डीप ब्रीदिंग कर लो, एक घुट पानी पी लो, ऑल्दो कभी कभी उस समय ये करना भी बड़ा मुश्किल होता है। देन देखो मेरा माइंड इसको क्या लेबल कर रहा है, ये लेबलिंग प्रोसेस मेरे अंदर क्या जजमेंट डाल रहा है, ये जजमेंट से मेरे अंदर क्या पेन और अनहैप्पीनेस आ रही है। दिस इज द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ योर माइंड। मतलब माइंड की जो अलग अलग जो ये मतलब वो काम कर रहा है, हम उसको देख पाएंगे। और क्या होगा, यू विल बी आउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस प्रोसेस, ये जो प्रतिरोध क्या उसने आपके अंदर भाव डाल दिया था, आप उससे बाहर आओगे। एंड देन यू विल बी एबल, माई प्रेजेंट मोमेंट, नाउ आई हैव टू मैनेज इट, ये मेरी प्रेजेंट मोमेंट है, अब मुझे अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करना है और मुझे इसको मैनेज करना है। तो ये पता है आपको क्या देगा, सबसे पहली चीज जिसके लिए हम बहुत तरसते हैं, हमें इनर फ्रीडम मिलेगी। इनर फ्रीडम, अब कई लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं कुछ भी हो जाए, अरे मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये प्रोसेस पूरा करके जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, जैसे कहते हैं ना, अपने को मुझे कैसे मैनेज करना है, वो नहीं सीख पाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं उनका वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आ जाएगा, चिढ़ मच जाएगी, कुछ ना कुछ उनको होगा। So this is very important to observe yourself, and it will be giving you internal freedom. And once you are able to achieve internal freedom from external conditions, you will be the best to make and take decision. तब आप कोई लेबलिंग नहीं करोगे, आप बहुत सही तरीके से डिसीजन लोगे, एंड यू विल बी हैविंग ट्रू इनर पीस। ओके, ये चैलेंज आया है, ये मुझे कुछ लर्निंग देने के लिए आया है, क्योंकि कोई भी चीज बाई चांस छोड़ी ना होती है, वो मुझे लर्निंग देने के लिए आई है। तो लास्ट में मैं एक बड़ा छोटा सा एक आपको कहूंगी, आप क्या सीड मंत्रा लेके जाइए आज के लिए, और वो क्या है, एक्सेप्ट देन एक्ट। एक्सेप्ट देन एक्ट, पहले एक्सेप्ट कीजिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्ट करते हैं, घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे और एक्ट करना शुरू कर जाएंगे। हर तरफ थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करेंगे जिसमें मैंने पूरा बताया, माइंड को एनालाइज करेंगे, एंड देन यू एक्ट। जब आप एक्ट करेंगे, you will be the best to make and take intellect decision. That time like you are not going to be your mind itself only कि मैं मेरा माइंड ही हूँ, मेरे माइंड ने लेबल निकाल दिया, ओ बेचारा मेरी किस्मत ये वो, फिर तो मैं उसी चक्रव्यूह में फंस जाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट मोमेंट पे पेन को कैसे नहीं करना, पास्ट पेन के लिए जो मैं भी कहूंगी विच इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो अब हम अपने अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई एंड आज का सेशन। थैंक यू सो मच और सभी को, एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट एक्सेप्ट देन एक्ट, मैंने नोट डाउन भी कर लिया उसको अपने वेरी डायरी गुड, में जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ये सो मच। छोटी छोटी जो टिप्स है ना, दीज आर वेरी गुड टू लर्न। तो वो दिमाग में आ जाती है, और मुझे तो लिखने से एकदम लगता है जैसे बस अब नहीं भूल सकते उसको। तो थैंक यू कॉपी सो पेस्ट हो गया, मच। सिस्टम में लॉन्च हो गया है ना। जी जी जी, थैंक यू, सिस्टम में चला गया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मीना मच। जी, थैंक यू एवरीवन। इतने सरल शब्दों में बताने के बाद आई डोंट थिंक कि किसी के मन में कोई प्रश्न आएगा। नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न तो थैंक नहीं यू लगता। दादर शिंदे जी, थैंक यू एवरीवन। सुरभि कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी जी यस। जी जी, मैं अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू एवरीवन। रीटा जी, थैंक यू सो मच। हाँ सुरभि, अनम्यूट करिए प्लीज। थैंक यू मैम, अच्छे से समझाया आपने। मैम आपने आज का जो टॉपिक में एग्जाम का फियर लिया ना, वो सेम टू सेम मेरा फियर जैसा ही है। थोड़े दिन पहले ही मेरे को ये फियर मतलब पता चला कि मैं डर रही हूँ, मैं एग्जाम नहीं देना चाह रही थी। हर बार मैं सोचती अगले महीने दूंगी, अगले महीने दूंगी। फिर मैम मैंने रियलाइज करा कि ये फियर मुझे भी है।
और आज आपने सेम वही चीज कर दी एग्जाम का नाम लेकर के। तो मैंने कहा मैं इस पे वेरी काम मैं गुड। कि मैं इस पे काम करूंगी और मैं अब एग्जाम देकर ही रहूंगी, इस महीने तो जरूर करूंगी। तो मैम इसके लिए मैंने जब अपने आप में डीप देखा था, तो बस मेरे को ये था कि जब मैं बचपन में एग्जाम देती थी तो मेरे को हालांकि सब याद रहता था मैम, सब चीज मेरी प्रिपेयर रहती थी, लेकिन मैम पढ़ने की जो प्रोग्रामिंग में मैं अपने आप को डालना चाहती थी, जैसे कि खेलने से टाइम मिले, मतलब उन मायाओं से मुझे फुर्सत मिले, तो उसके लिए मैं अपने आप को ऐसे प्रोग्राम करती थी कि नहीं एग्जाम है चलो फेल हो जाऊंगी या मेरे 2 नंबर कट जाएंगे। तो वो जो चीज मेरी हर साल में करती थी वो ऐसी प्रोग्राम हो गई हूँ मैं कि अब मैंने ये फील करा है कि मुझे अपने अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए, 90 से अबव चाहिए तो मैं एग्जाम दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो मैंने अपना ये फियर मैम मैंने नोटिस करा। तो मैम मैंने अपने आप को एक चीज में डाला कि नहीं, तुम्हें इस चीज से निकलना है तो पहले तो तुम अपनी केवल केवल प्रिपरेशन करो और उसमें डालो अपने आप को, एग्जाम दो, और उसमें चाहे तुम्हें जो भी नंबर आए तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तभी तुम इस चीज से बाहर निकलोगी, नहीं तो निकलोगी नहीं। तो मैम मैंने ये सही जज किया अपने आप को। पूनम मेहता जी लेफ्ट हो गई हैं, कुछ उनका इशू लगता है मुझे इंटरनेट का। तो फिर अगली बार बात करूं फिर मैं उनसे। जरूर जरूर सुरभि, जो आपने पूछा है मतलब अच्छा है, वही आंसर करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ बाई चांस ठीक। वो किसी वजह से, मुझे लग रहा है उनका कोई इशू है। कोई नहीं, मैं अपना काम जारी रखती हूँ, अपने ऊपर हाँ काम तो मैं सुरभि, कर ही रही हूँ। हाँ सुरभि, थैंक यू सुरभि। रीता गुरंग जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवदन मैम, आत्मवंदन रीता जी। मेरे भी एक क्वेश्चन था पूनम अच्छा। मैम के लिए। नेक्स्ट टाइम करूंगी मैम। हाँ हाँ, जरूर जरूर। क्वेश्चन तो कर लो ना, हम भी तो जानना चाहते हैं ना, क्वेश्चन कर क्वेश्चन लो। बताइए आप अपना एक बार फिर हाँ, भी। जी जी। मेरे तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है मैम। जब कभी कभी ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ध्यान में बसती हूँ उस टाइम मुझे